सो व्हेन द किंग वॉज क्राउन, मैरिड, डाइड, सो इन चीज़ों से रिलेटेड हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. दिस इज़ वन ऑफ द स्टाइल. So another style of recording the history is also there, which is not date centric. दूसरा जो स्टाइल है जो हिस्ट्री में अगर हम क्या क्या चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, एक तो सिर्फ एक तो हो गया हमारा डेट हो गया. सो दूसरा है कि हमारा जो है हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, हाउ दे प्रोड्यूस एंड एट इट एटसेट्रा. मीन्स एक तो इवेंट्स हो गए, एक डेट्स हो गई. इवेंट्स हो गए कि भाई किस तरीके से लोगों ने किसी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जैसे व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ, जो स्टार्टिंग में है जो hunter gatherers था human being, after some time he has settled life, started producing crops और agriculture. ठीक है. सो उसके बाद में उसकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई. तो ये स्टार्ट होके एक इवेंट के टाइप से बन जाता है. इसमें हम कभी कोई डेट नहीं फिक्स कर सकते कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट को उन्होंने कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. ये इवेंट्स होते हैं और इसमें टाइम पीरियड्स के डिस्कस किया जाता है. नाउ किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वही इसमें डिस्क्राइब है. वंस अगेन, डिपेंड्स ऑन इवेंट्स. डेट्स डिपेंड्स होती है जो इवेंट्स पे. इफ़ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इश्यूज सब्सिक्वेंटली डेट्स विल ऑल्सो बी चेंज. यानी कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. ये यही है कि जैसे कि डेट्स है, जैसे इंडिया में कोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ठीक है. कि किस डेट को कौन से ईयर में जो है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था. अब हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा इंडिया जो है को लिबर्टी कब मिली थी. ठीक है. सो ये सारी की सारी चीज़ें. सो अब जो डेट से रिलेटेड है, किसी भी पर्टिकुलर डेट्स में या इवेंट्स जो है वो हिस्ट्री में चेंज होते रहते हैं. और हर जो कंट्री का या फिर जो हिस्टोरियंस है जिन्होंने लिखी है उनके लिए उनका इम्पोर्टेंस भी अलग से होता है. जैसे कि जो ब्रिटिशर्स होंगे वो अपनी हिस्ट्री में अगर लिखेंगे तो ज़्यादा वही चीज़ों को लिखेंगे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जांपल वो लिखेंगे जैसे इंडिया पे जब रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो वो लिखेंगे कि कौन जो है यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट टाइम कौन आया था. यहाँ का जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कब बनी थी, कहाँ पे उसकी फ़र्स्ट फैक्ट्री उन्होंने ली थी, उस टाइम पे इंडिया का रूलर कौन था, फिर साथ में वो कि जो है यहाँ पे रूलर्स जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था, उसने क्या क्या जो है इंडिया पे में रूल्स इम्प्लीमेंट किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के. सो वो सारे डिस्कस जो है ब्रिटिशर्स अपनी हिस्ट्री में करेंगे. बट जो इंडियंस होंगे वो अपनी हिस्ट्री में क्या डिस्कस करेंगे, वो सारे डिस्कस करेंगे कि कौन सा मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट में लीडर कौन था, इसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ था. सो इंडिया की हिस्ट्री में लोग करेंगे अपने जो है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. बट जो ब्रिटिशर्स है वो अपने एस्पेक्ट के थ्रू हिस्ट्री को देखेंगे और अपने से रिलेटेड चीज़ों को उसमें ऐड करेंगे. सो इसमें ये दो है, जैसे वारेन हेस्टिंग्स है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और इसके बाद में जो है ये है लॉर्ड माउंट बैटन. ये जब इंडिया जो है फ्रीडम के बाद जो है ये लॉर्ड माउंट बैटन जो है लास्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ वॉइसराय थे ये लास्ट इंडिया के. सो हाउ डू वी पीरियोडाइज, मीन्स हम अगर पीरियोडाइज करें यानी कि चीज़ों को एक इवेंट्स में करें, जैसे कि इस पीरियड से इस पीरियड तक कुछ इम्पोर्टेंस है, कोई स्पेसिफाइड डेट अगर हम नहीं लेके एक पीरियड को डिसाइड करते हैं, तो उसमें क्या है व्हाट एंड वाई, कि हम किसी चीज़ को पीरियोडाइज क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है और ये एक्चुअल में है क्या. सो हेयर वी कैन सी वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड. यानी कि हम किसी भी टाइम पीरियड में सिग्निफिकेंट चेंजेस देख सकते हैं.
ठीक है, कि उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे 1915 के बाद जब महात्मा गांधी जी आ गए थे तो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, या फिर दूसरे सारे मूवमेंट, दांडी मार्च हो गया, ठीक है। सो क्विट इंडिया जो मूवमेंट हुआ, सो ये सारे के सारे मूवमेंट्स काफ़ी हो गए थे वो। तो ये मतलब एक चेंजेस का जो है एक डिफरेंट टाइम पे क्या होता है, वो पीरियोडिज्म के थ्रू होता है। अब इसमें है जो इन 1950 इन 1817 जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर था, जो उसने क्या किया था, पब्लिश की थी एक बुक, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मीन्स इस जेम्स मिल ने ये इसको इम्पोर्टेंट है ये 1817 में जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी। और इसने क्या किया था, जो इंडिया है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसने हिस्ट्री को कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदूज की, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी कि उसने जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था, कि पहले हिंदूज ने इंडिया पे रूल किया, उसके बाद मुस्लिम्स आ गए। मुस्लिम्स कौन थे, ये जो मुगल्स हैं, मुगल एम्परर्स हैं जो। और उसके बाद में जो है मुगल्स के डिक्लाइन के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। सो उसने इन तीनों को इस तीनों में इसको डिवाइड कर दिया है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है हिस्ट्री को। फिर एट द टाइम द पीरियोडाइजेशन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। ये चीज़ इसमें कुछ फीचर्स हैं कि उस टाइम पे पीरियोडाइजेशन जो है वो काफ़ी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ जो ये है वो ठीक है। लेकिन जेम्स विल्स आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल एज द फोर्सेस टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, यानी कि जो है जेम्स, जो विलियम जेम्स बोलते हैं कि उन्होंने ये आइडिया दिया था कि जो इसके थ्रू कि जो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ किस तरीके से रहते थे, मुस्लिम्स कैसे रहते थे। और जेम्स मिल ने आइडिया दिया कि जो ये लोग हैं इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स रूल्स दे बिकेम civilized and they have some progress. There was no in India there was no any scientific things or rules. So क्या but there are a problem in the periodization that James Mill offered. but यहाँ पे क्या है, जो जेम्स मिल ने जो बताई थी कि पीरियोडाइजेशन इस तरीके से हम करेंगे हिंदू मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि इसने एक तो जो है रिलीजन्स के बेस पे पूरी हिस्ट्री को डिवाइड किया था। दैट वाज नॉट ट्रू, बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ यही नहीं था कि रूल कर रहे हैं पूरे इंडिया पे सिर्फ हिंदूज़ का ही रूल है, दूसरे रूलर्स भी थे जो रूल कर रहे थे। फिर उसके बाद जैसे मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स का ही हम उस पर रूल था, ये भी नहीं है, दूसरे लोग भी, दूसरे हिंदूज़ भी रूल कर रहे थे, दूसरे रिलीजन्स के भी रूल कर रहे थे, जैसे सिख वगैरह रूल कर रहे थे, या दूसरे एरियाज़ में दूसरे रूलर्स थे। और तो ये सारी काफ़ी चीज़ें, और ये भी साथ में ठीक नहीं है कि जो हमारी सिविलाइजेशन पहले तो थी ही नहीं। एज वी ऑल नो दैट वी हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज वेरी रेज्ड एंड वेरी सिविलाइज्ड। सो ब्रिटिशर्स को उसने ये बोला कि इनको जो इंडियंस हैं उनको सिविलाइज्ड जो है ब्रिटिशर्स ने किया है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। So the same thing is discussed here. We can see कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। जेम्स मिल ने एक तो डिवाइड किया था ऑन रिलीजन ग्राउंड पे, रिलीजन ग्राउंड पे उसने डिवाइड किया, तो दैट वाज नॉट क्लियर और गुड। इट इज़ राइट टू characterize an age only through the religion of the rulers of the time। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम सिर्फ एक रिलीजन के बेस पे उसको लिखें। डज द लाइफ रिलीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ अदर डू नॉट मैटर्स, क्या मतलब कि वही है, क्या उस टाइम पे दूसरे रूलर्स नहीं थे, इंडिया पे कोई भी रूल नहीं कर रहा था। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। दिस पीरियोडाइजेशन इज़ नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड, यानी कि ट्रू भी नहीं है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है, टोटली गलत है। नाउ बिकॉज अब इसमें क्या है, बिकॉज वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड
सिमल्टेनियसली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे उस टाइम पे थी। जैसे व्हेन दिल्ली वाज रूल्ड बाय मुस्लिम रूलर्स इन साउथ देयर वर रूलर्स ऑफ अदर फेथ्स ऑल्सो, जैसे कि डेक्कन में है, उसमें चोल थे, चोल, पांड्याज, राष्ट्रकूट, तो ये सारे भी रूल कर रहे थे वो। तो इन सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद जो डिस्कशन है, प्रॉब्लम्स इन द पीरियोडाइजेशन ऑफ जेम्स मिल, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ पीरियोडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। एक तो ये था कि फर्स्ट है हिस्टोरियन, जो फिर उसके बाद है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जो इंडिया के हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसी हिस्ट्री को हमने पढ़ा है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री के में हमने 6th क्लास में पढ़ी है, 7th में हमने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है एंड मॉडर्न हिस्ट्री एज वी आर गोइंग टू स्टडी इन योर 8th क्लास। सो इसमें प्रिमिटिव ओल्ड सोसाइटी थी, यानी कि बहुत बिल्कुल जब स्टार्टिंग हुई थी सिविलाइजेशन की उस टाइम की डिस्कस किया है। मेडिवल में ट्रांजिशन पीरियड, नीदर एंशियंट नॉर मॉडर्न, ये एक ऐसा पीरियड है जो मॉडर्न और एंशियंट पीरियड के बीच में आता है। 700 to 750 तक हम इस पीरियड को जनरली काउंट करते हैं, थोड़ा इसमें वेरी भी कर सकता है। जो मॉडर्न है, मॉडर्न में क्या था, एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फोर्सेस, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री वो है जिसमें कि जिसमें साइंस की ग्रोथ हुई है, रीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये सारी की सारी चीज़ें आई थी। सो हम इसको मॉडर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें साइंस की ग्रोथ हुई है, जो है डेमोक्रेसी आई है। उस टाइम पे काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो लिबरल भी हो गए थे और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी भी आ गई थी, और इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसमें अवेयर भी हो गए थे, एज वी नो दैट अबाउट द मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय गांधी जी, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया और सो मैनी अदर मूवमेंट्स। सो वॉज इट ट्रू इन दिस केस ऑफ इंडिया? लेकिन जो ये मॉडर्न हिस्ट्री में चलो हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो है सिविलाइज्ड जो है साइंस आ गई थी और डेमोक्रेसी आ गई थी, लिबर्टी आ गई थी, वॉज इट ट्रू अबाउट द इंडिया? नो, ये चीज़ें इंडिया में हुई ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि लिबर्टी तो बाद में आई है ना इंडिया में। सो उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट में। अब जो है हम देखें तो हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम कॉलोनलाइजेशन का जो टाइम है उसमें काउंट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कॉलोनियल पीरियड जो है वो क्या होता है, वो ये है, ब्रिटिश कैम इन इंडिया, कॉन्कर्ड लोकल नवाब्स एंड राजाज, यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे जो इंडिया में आए थे और उन्होंने स्टार्ट किया था कि यहाँ पे जो हमारे नवाब है, रूलर्स थे, उनसे परमिशन मांगी थी कि हम वो ट्रेड कर लें यहाँ पे। बट उन्होंने क्या किया, यहाँ की जो सिचुएशन को, पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे अपने ट्रेड को ज़्यादा बढ़ा पाए, तो उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल इश्यूज़ में जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। और आफ्टर सम टाइम दे आल्सो कॉन्कर्ड द नवाब्स एंड रूलर्स ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश द रूल। सो दे स्टार्टेड सब्जिगेटिंग द लोकल्स, यानी कि उन्होंने सब्जिगेट करना स्टार्ट कर दिया उनको, जो है जितने भी इंडियंस के रूल्स थे, जो कल्चर था या फिर जितने भी यहाँ के रिसोर्सेज थे, उन सबको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, जस्ट अपना खुद का फ़ायदा उठाने के लिए। इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक सोसाइटी, मीन्स उन्होंने यहाँ के पूरे ट्रेड पे अपना कंट्रोल कर लिया, टैक्सिज्म पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, जितना भी सारा टैक्स मिलता था वो अपने पास लेते थे और उसमें से बहुत कम इंडिया के फेवर के लिए उसको यूज़ करते थे, बाकी सारा का सारा अपनी कंट्री में ट्रांसफ़र कर देते थे। सो ये बहुत बड़ा इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। दे ब्रॉट द चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, और उन्होंने जो है इंडिया के जैसे कि इंडियंस का जो लोकल जो है वियरिंग जो थी, जो कस्टम्स थे, जिस तरीके से के कपड़े वो पहनते थे, सो वो सारी की सारी चीज़ें और जो वैल्यूज़ थी, जो जिस तरीके का खाना पीना यहाँ का होता था, सो उन सबको चेंज करना स्टार्ट कर दिया।
तो इस तरीके से जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज है उनको बहुत बुरे तरीके से नेगेटिव इफेक्ट उस पर डाला था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज चैप्टर. In next class we will discuss the remaining part of the chapter. Thank you.